एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं चुनावी सर्वे, चुनावी मुद्दे क्या है, जनता के मुद्दे, जिसपे 55% जनता, खास करके 77,581 मतदाता 22 राज्यों में 242 लोकसभा सीटों पर मतदाताओं से पूछा गया और उसमें से 55% मतदाता कहते हैं महंगाई मुद्दा है, 37% मतदाता कहते हैं भ्रष्टाचार मुद्दा है और 8% मतदाता मानते हैं आतंकवाद मुद्दा है। अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहते हैं कि ये वाकई चुनावी मुद्दे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि इस पे भाषण होता है, इस पे नेता भाषण देते हैं। मैं बता रहा हूं, ये दोनों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये वोट डालने के दिन तक ये काम नहीं आते हैं। चुनाव शुरू होने के पहले जो सरकारी पार्टी होती है उसके आचरण से जनता की निगाह में वो पार्टी गिर जाती है अगर भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ। जैसे इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी इतनी बढ़िया बढ़िया बात आज की तारीख में कर रहे हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं अपेक्षा नहीं करता था कि राहुल गांधी इस तरह की बात करेंगे या इस तरह का कुछ योजना बनेगी, लेकिन उस बेचारे के ऊपर ये महंगाई और भ्रष्टाचार का जो मामला है उसकी पार्टी के ऊपर वो इतना बड़ा है कि उसको अब मान लिया लोगों ने कि कांग्रेस तो गायब है, मतलब अब कांग्रेस लड़ाई में ही नहीं है। लेकिन असलियत यह भी है कि अगर महंगाई का मुद्दा महत्वपूर्ण होता तो शायद कोई भी सरकार दोबारा तो नहीं आती, इसलिए कि महंगाई तो हमेशा बढ़ती रहती है, हर सरकार में महंगाई बढ़ती है। केवल मुझे एक याद है कि दिल्ली की सरकार प्याज के नाम पे केवल बीजेपी की सरकार हार गई थी, ये 10 रुपए किलो प्याज हो गया था। इसके अलावा आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि महंगाई के सवाल पे कोई सरकार गिरी हो। अरुण जी, भ्रष्टाचार, अरुण जी एक छोटा सा आपको इंटरवेंशन में कहूंगा जी। देखिए, महंगाई का मुद्दा जो था 71 के जो चुनाव हुए जिसमें इंदिरा गांधी बहुमत से जीत कर आई, उसके बाद महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो जयप्रकाश जी का आंदोलन चला, उसका नतीजा ही आखिर में ये हुआ कि देश को इमरजेंसी झेलना पड़ा। तो इसलिए ये मत सोचिए कि महंगाई मुद्दा नहीं होता है। मैं पहले महंगाई पे आ रहा हूं, पहले महंगाई की बात मैं कर रहा हूं। 14% तो महंगाई के सवाल पे जो है तो कभी सरकार, केवल एक दिल्ली की सरकार। हाँ, भ्रष्टाचार एक ऐसा जरूर मुद्दा रहा है कि 1977 की जो सरकार बनी, उसके बाद राजीव गांधी की सरकार जो गई, वीपी सिंह जो आए, यह 2 सरकारें भ्रष्टाचार के खिलाफ, और 77 की सरकार कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आपातकाल के विरोध, आपातकाल के खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई और उसमें आपातकाल जो लगा वो आपातकाल के कारण जो है आपातकाल की ज्यादतियों की वजह से। हाँ, आपातकाल की जांच, सही कह रहे हैं पुष्पेंद्र जी, आपातकाल की जांचियों की वजह से वो सरकार बनी। लेकिन राजीव गांधी की सरकार जो गई और वीपी सिंह सरकार आई, वो अकेला वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन उसमें भी लेफ्ट और राइट के बदौलत ही वो सरकार, वो तो सब लोग समीकरण बन जाते हैं जी। लेकिन मैं जो समझ रहा हूं कि दरअसल जो लोग वोट देते हैं, पहले तो यह तय करना चाहिए आपको कि इस देश का 70 से 80% वोट तय है किसको मिलना है। हर पार्टी का अपना तय, हर स्टेट में केवल 20% फ्लोटिंग वोट है, और यही 20% वोट चाहे वो महंगाई के सवाल पे हो, चाहे भ्रष्टाचार के सवाल पे हो, यह भी उस दिन तक नहीं रह जाता है, फिर वो जाति पे आ जाता है, धर्म के आधार पर आ जाता है, सेकुलरिज्म के सवाल पे आ जाता है, बस तमाम चीजें, और उस इलाके की कोई खास बात हो जाए उसकी वजह से, या हम इसको नहीं चाहते हैं। ये चुनावी जनता के जो मुद्दे हैं जिसपे हम देख रहे हैं, चुनावी मुद्दे जो आपने रखे हैं, 55% भाषण देने के लिए है पब्लिक मंच से, और मैं समझता हूं कि चुनाव के दौरान ये सब मतदाता इसका इस्तेमाल करेंगे। मतदाता नहीं, नेता कर रहे हैं, वो तो पता है। मतदाता क्या, इस 55% मतदाता जो 242 सीटों पे 22 राज्यों में 77,581 मतदाता जो जिन्होंने इस अपनी राय को रखा है, क्या 55% मतदाता इस राय के हिसाब से वोट करेंगे? मेरा सवाल ये है। नहीं, मैं नहीं मानता हूं। मैं इसलिए नहीं मान रहा हूं कि ये जो मैंने पहले ही कहा ना, 80% वोट तय है कि किसको मिलना है। जो 20% वोट है वह जरूर वो चुनाव शुरू होने के पहले ही तय कर लेता है। तो आप मानते हैं कि ये तीनों मुद्दे ऐसे नहीं है जो ज्यादातर जो 2014 के चुनाव के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं? तीनों मुद्दे ऐसे नहीं है। ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्रभावित कर चुके हैं। फिर आप का दिमाग जो है कांग्रेस से हट गया है जी, ये तय हो चुका है। अब तो जो तय हो गया, दिमाग बन गया लोगों का,
कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन बात आज ये नहीं है कि कांग्रेस के खिलाफ बना है कि नहीं बना है, आप टॉपिक से भटक क्यों रहे हैं? आपने शुरू में ही कहा 4 जगह कि हाँ ऐसा ऐसा ये प्रभावित करते हैं, आपने आंकड़े गिनवाए, फिर आप मना कर रहे हैं, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। क्या ये दो मुद्दे आपकी नजर में मेरी बात है कि नहीं? मैं फिर प्रश्न ये है, मैंने बहुत साफ तौर पे कहा कि ये दोनों मुद्दे चुनाव शुरू होने के पहले तक थे और ऑलरेडी लोगों का मन बन जाता है। चलिए आलोक जी, लेकिन ये कांग्रेस के अगर वो दिन वो अपनी पोल करने जाता है उस दिन तक उसके सामने और दूसरी समस्या है और दूसरी चीजें रहती है, उस पर वो वोट करते हैं। आलोक जी, देखिए जरूर आपने 80,000 का वोटर सर्वे सैंपल सर्वे लिया है, लगभग 250 लोकसभा चुनाव क्षेत्र जो हैं उन पे लोगों से जनता की राय जानी है। कहीं ना कहीं इसके अंदर सच्चाई है। भ्रष्टाचार और महंगाई ये दोनों मुद्दे ऐसे हैं जो हमेशा चले आए हैं, और कोई भी सरकार रही हो, राज्य की सरकार रही हो या केंद्र की सरकार रही हो, दो चीजें होती हैं। एक परसेप्शन बनता है जनता के बीच में किसी भी सरकार के प्रति, परसेप्शन को नेगेटिव या पॉजिटिव करने में कहीं ना कहीं महंगाई और भ्रष्टाचार दोनों अहम मुद्दे रहे हैं। और जिस तरह का सैंपल सर्वे आप बता रहे हैं, मैं जरूर समझता हूं कि आज जो सैंपल सर्वे आपने लिया है, आज के जो मुद्दे हैं उनका प्रभाव ज्यादा रहेगा। क्वेश्चनेयर हमारा आज के मुद्दों के अनुसार रहेगा। अगर आतंकवाद की आज कोई बड़ी घटना देश के अंदर घट जाती है तो मैं समझता हूं इन दोनों मुद्दों से जो हमारा आतंकवाद का मुद्दा है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। अगर किसी तरह से किसी शरारती तत्व के द्वारा मुजफ्फरपुर जैसे दंगे दोबारा से हो जाते हैं, मुजफ्फरनगर जैसे दंगे, तो मैं समझता हूं कि दोबारा से सांप्रदायिकता शायद इन तीनों मुद्दों को छोड़कर आगे आ जाएगा। तो ये आज जो महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा लिया गया है, ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सैंपल सर्वे एक सही मानसिकता जो हमारे श्रोताओं की, दर्शकों की, वोटरों की है उसको दर्शाता है। लेकिन जब भी कभी कोई सर्वे लिया जाता है, कोई भी सैंपल लिया जाता है, उसके अंदर 2-3 तरह की चीजें हैं। एक सैंपलिंग जो एरर्स हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, किस तरह से सैंपल आपने कौन सा लिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, क्या वो सैंपल जो लिया गया वो किसी एंगल से बायस तो नहीं था। लेकिन मैं समझता हूं जो आपके शिवाजी साहब ने जो किया है ये सर्वे, इसके अंदर महंगाई और भ्रष्टाचार एक परसेप्शन बनाने के लिए, एक मानसिकता बनाने के लिए जनता के अंदर जरूर आज की तारीख में एक अहम मुद्दा है। चाहे वो कहीं पर किसी की राज्य सरकार में रही हो, चाहे केंद्र सरकार रही हो। 2014 के चुनाव को प्रभावित करने वाले मसले हैं, ये मुद्दे हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं आज के परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं महंगाई और भ्रष्टाचार का जो भी, चाहे वो बनावटी है, वो एक विवाद का विषय अलग है। तो कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीतेगी। नहीं, वो आप छोड़ दीजिए उस चीज को, कौन क्या जीतेगा क्या नहीं जीतेगा। देखिए हमें हमेशा, देखिए हमें हमेशा राजनीति नहीं करनी चाहिए। बाल सफेद हो जाए तो कहीं ना कहीं वास्तविकता के धरातल पर भी आकर बात करनी चाहिए। दर्शकों को हम सही पिक्चर दिखाएं कि को न स्वीकार करें, वो ऐसा नहीं हो तो उसके लिए हम क्या करें? कोई बात नहीं, वो आप अभी समय आएगा। सर्वे को सही देखिए, हार और जीत, सर्वे में हार और जीत, सर्वे प्लस कितना है? देखिए 37% लोग कह रहे हैं महाराज। जो दोनों मुद्दे आपके बड़े भाई आपको यही नहीं समझ आया कि सर्वे क्या है। ये कोई सर्वे कोई वो नहीं है, वोट डालने का सर्वे नहीं है। आप चुनावी मुद्दे नहीं पाएंगे, ये केवल चुनावी मुद्दे की बात है कि मुद्दा क्या रहेगा। चुनाव के मुद्दे मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार आपको बहुत सारी सीटें मिल जाएंगी साहब, यही तो मैं कह रहा हूं। ये मुद्दों की बात है, केवल जनता ने किस मुद्दे को अहमियत दी है, वोट डालने का सर्वे नहीं है। आलोक जी, बीजेपी से नंदकिशोर जी हमारे साथ है। नंदकिशोर गर्ग साहब, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और महंगाई, ये 3 चुनावी मुद्दे ऐसे हैं जिनको जनता की राय में 55% जनता ये कहती है, जिनसे हिंदुस्तान समाचार जो सर्वे किया गया है, जिसमें 55% 77,581 वोटर्स से, मतदाताओं से राय ली गई, और उसमें 70% पुरुष और 30% महिलाएं थी। इसमें से 55% लोग मानते हैं कि महंगाई बड़ा मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है, और भ्रष्टाचार चुनावी मुद्दा है 37%, आतंकवाद 8%। क्या लगता है कि क्या ये भ्रष्टाचार, महंगाई चुनावी मुद्दा है और इससे चुनाव परिणाम प्रभावित होंगे? महंगाई तो ऐसा मुद्दा है कि यदि 70-30 की बजाय रिवर्स होता तो शायद आपका आंकड़ा ये 75% हो जाता, कि महिलाएं सबसे ज्यादा जी महंगाई से त्रस्त होती हैं, क्योंकि पुरुष तो उसको एक फिक्स अमाउंट जाके पकड़ा। चुनावी मुद्दा है आपके हिसाब से? मुद्दा है, और इसके कारण से ही दिल्ली का आप लोग मतलब माइक्रो लेवल पे जाके देखें जी कि जे कॉलोनी, झुग्गी झोंपड़ी बस्ती जी, जो ट्रेडिशनली कांग्रेस का वोट होता था, वहां कांग्रेस अधिकांश जगह क्यों आ रही?
क्योंकि महंगाई ऐसा मुद्दा समझाने की जरूरत नहीं है। रोजाना दिन में से 4 बार महंगाई से हम मुताफिक होते हैं। और बाकी जो मुद्दा भ्रष्टाचार, ये लोगों को पोलिंग बूथ से दूर करने वाला मुद्दा है। जितना ज्यादा भ्रष्टाचार की चर्चा है उतना ही जो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, और पढ़ा लिखा आदमी सारे एक से हैं जी, क्या फायदा वोट डालने। इस मानसिकता को बनाने में पिछले 5 साल से मीडिया भी और हम दोनों पक्ष विपक्ष, क्योंकि कोई पार्टी कहीं पक्ष है कहीं वही विपक्ष भी है। आज कोई ऐसी पार्टी नहीं है, जो कांग्रेस हो, जो बीजेपी हो, रूलिंग पार्टी भी हमें इस देश में एक भी पार्टी ऐसी नहीं जो कहीं ना कहीं पक्ष में ना रहे, मुस्लिम लीग से लेकर और कांग्रेस तक। इसलिए मुद्दों को बहुत सरलीकरण कर लेते हैं हम लोग। आज की तारीख में महंगाई 60% मुद्दा है। आम आदमी, जो गरीब आदमी, इसी कारण से आम आदमी 28% वोट ले गया। आज भी 55% मान लो कहीं पोलिंग होती है, कहीं 50 होती है, इस मुद्दे पे क्यों नहीं चर्चा हो रही? सैंपल सर्वे करें कि सारे वोट डालने जाएंगे क्या वो लोग? नहीं जाएंगे जी। हमारा मुद्दा ये है कि हम इस देश को, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वोट की अहमियत को बताने के बाद, ये तो अहमियत हो गई वोटर के दिमाग में, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट चुनाव लड़े हुए कोई सा नहीं बैठा लग रहा जो मुझे लग रहा है। और मैं जीवन में 6 चुनाव स्वयं भी लड़ा हूं और 15-20 चुनाव लड़ाए हैं। वोटर की मानसिकता बड़ी क्लियर आ जाती है आखिरी 6-7 दिन में जी। कि वो ये जब वोट डालने जाते हैं तो ये जो मुद्दे महंगाई और भ्रष्टाचार, आतंकवाद, ये रहते हैं मतदाताओं के जहन में, उस आधार पर मतदाता वोट करते हैं। भ्रष्टाचार का तो उन्होंने यूनिवर्सल सा मान लिया है कि सारी पार्टियां, मैं बीजेपी का होने के बावजूद कह रहा हूं कि लोगों में बात बैठ गई है कि 19-20 का फर्क है, भ्रष्टाचारी सारे, इस व्यवस्था ऐसी है, इसमें भ्रष्टाचारी ही निकलेंगे, इसमें से गंगोत्री से गंगा निकलेगी पर गंदे नाले से। महंगाई के बारे में ये नहीं कि कोई भी सरकार है, कारण है, और आतंकवाद का कारण ऐसा है जी, जिस परिवार के आसपास कोई घटना हो गई उसको तो आतंकवाद की चुभन है। समय सामयिक चीजें हैं, आतंकवाद आदमी को झकझोरता तो है। फिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि महंगाई अकेला ही मुद्दा ऐसा है जो इस चुनाव को डिसाइड कर रहा है, क्योंकि हम आम आदमी विकास चाहता है। उस पर चर्चा क्या 0% ने कहा है क्या? 37 जमा 8 जमा 55 तो 100 हो गए। आज की तारीख में डिलीवरी, नियत क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हम इग्नोर करके चल रहे हैं। इंडिविजुअली क्यों जीत रहे कई लोग? मेरे को कल एक व्यक्ति मिले, पहले 10,000 से जीते, फिर 25,000 से जीते, फिर 50,000 से जीते 3 चुनाव। क्या कारण है? ये तो फिर अगर महंगाई मुद्दा, सारे मुद्दों के बावजूद कि इसका मतलब व्यक्तिगत हर आदमी का अपना एक इमेज, चलिए, और मिनिमम 10% वोट जिस व्यक्ति का अपना है तो पार्टी का वोट प्लस होकर उसे जिताएगा। अन्यथा 25% पे भी जीत रहे हैं लोग, 22 पे भी जीत रहे हैं। अब आसाम में कभी 3% पे भी जीते थे। हम अपने दर्शक को बता दें, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, चंडीगढ़ और बिहार के ज्यादातर मतदाता ने माना कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, जबकि जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, हरियाणा, दिल्ली, सिक्किम के लोगों के अनुसार भ्रष्टाचार इस चुनाव का प्रमुख मुद्दा है। और केरल के मतदाता मानते हैं कि भ्रष्टाचार और महंगाई दोनों बड़ा मुद्दा है, दोनों ही एक साथ ही मुख्य मुद्दा है। ज्यादातर लोगों ने आतंकवाद को मुद्दा मानने से इनकार कर दिया और इसके समर्थन में 8% जो हम आपको दिखा रहे हैं कि 8% लोग मानते हैं कि ये चुनावी मुद्दे बन सकते हैं। आलोक जी, आपसे शुरू करते हैं, उसके बाद कि अगर भ्रष्टाचार और महंगाई मुद्दे हैं तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है सामने। देखिए, महंगाई और भ्रष्टाचार, चाहे वो कांग्रेस का कहिए आप, अभी 10 साल से आपकी सरकार है केंद्र में, केवल केंद्र की बात आप कर रहे हैं, लेकिन विभिन्न राज्यों में अभी चुनाव 2014 की चुनाव की बात कर रहे हैं, केंद्र में 10 साल से आपकी सरकार है। बिल्कुल, हमारी 10 साल से सरकार है। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है उसमें यह चीज भी सामने आती है, जनता ये भी देख रही है कि किस पार्टी ने किस तरह से भ्रष्टाचार से निपटा है। हमने अपने दल के रहे हों या चाहे सहयोगी दल के लोग रहे हों, हमने जेल भेजने का भी काम किया है। हमने ये नहीं किया कि उनको जब कोर्ट ने आदेश दिए हों, वो जेल में चले गए हों, तब हमने अपनी पार्टी से निकाला हो। तो जनता दोनों चीजें देख रही है कि भ्रष्टाचार से कैसे लड़ाई लड़ी गई है। जहां तक महंगाई की बात, चुनौती है कि नहीं? आप 2014 में आपके पार्टी के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती आप किसको मानते हैं इसमें से? आपसे अगर हम पूछें, भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंकवाद या तीनों? नहीं, देखिए, महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, मैंने कहा एक सर्वे अगर सैंपल हुआ उसके अंदर ये चीज निकल के आई, हम एग्री करते हैं कि ये मुद्दे हैं। आपके लिए, आपके हिसाब से मैं जानना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से, कांग्रेस पार्टी के नेता के लिए महंगाई, भ्रष्टाचार, इस दोनों में से कौन सी बड़ी चुनौती है? देखिए, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं अगर हम
पब्लिक के अंदर जाएंगे, जब वोट मांगने के लिए जाएंगे, कोई सा भी दल रहा हो, जहां पर जिसकी सरकार है, महंगाई उसको फेस करनी पड़ेगी। केंद्र में अगर आज हम हैं तो महंगाई का मुद्दा हमें फेस करना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय और नहीं। महंगाई रोकने में आपकी सरकार विफल रही है, देखिए, ये आप मानेंगे? मैं ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि हम विफल रहे हैं। हाँ, जरूर रिजल्ट नहीं आए हैं, हमने ठोस सकारात्मक कदम उठाए हैं, लेकिन उनके रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ पाए हैं। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है, मैं समझता हूं जहां पर भाजपा के शासन है, क्या वहां महंगाई रुक गई? क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने महंगाई को रोक लिया? सेकंड टर्म यूपीए बना रहे थे तो मनमोहन सिंह ने लोगों से वादे किए, बिल्कुल वादा किया था कि 100 दिन के अंदर हम महंगाई 100 दिन 5 साल गुजर गए, तो लोग आपको लगता नहीं कि ये सवाल ऐसे होंगे? मैं बिल्कुल मानता हूं की नीतियों की ऐसा नहीं है, प्रदेश सरकार ऐसा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर दिल्ली से ज्यादा महंगा पेट्रोल है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार जाने क्यों है वो, ऐसा नहीं है। केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का जब मिला जुला असर होता है तभी महंगाई के ऊपर कंट्रोल होता है। मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार का दायित्व ज्यादा रहता है, हम उस दायित्व से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन सरकार महंगाई के कारणों को भी जानना होगा। चलिए, कारण पिछले 5 वर्षों में जिस तरह की रही है, जनता इस चीज को समझ रही है। मैं आता हूं, विश्व अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचार। देखिए, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, व्यक्तिगत भ्रष्टाचार जो है वो सभी दलों में है। आप देखिए, ए राजा हमारे सहयोगी दल थे, लेकिन उसका भी खामियाजा हमें भुगतना पड़ा, क्योंकि हमारे वही कह रहा हूं, आपको लगता है कि महंगाई और भ्रष्टाचार का डबल मार आपके ऊपर पड़ने वाला है? देखिए, जरूर कहीं ना कहीं अगर हम सत्ताधारी दल हैं तो एंटी इनकम्पेंसी जो फैक्टर्स होंगे उनका हमें असर एंटी इनकम्पेंसी एक अलग है, एंटी इनकम्पेंसी इन्हीं मुद्दों से बनती है जी, इसी तरह के मुद्दों से, विफलता से बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार का केवल जो असर होगा वो कांग्रेस के ऊपर होगा। जो हमारे विरोधी दल हैं, अगर श्री रामुल्लू को हाथ मिलाकर आगे चलते हैं, येदियुरप्पा को हाथ मिलाकर आगे चलते हैं, तो जवाब उनको भी देना पड़ेगा। तो जनता दोनों पक्ष विपक्ष को देख रही है। और बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं, समाजवादी वगैरह पार्टी जो है, उनका तो कहना ही नहीं, क्योंकि उनकी कोई विचारधारा नहीं है। वो तो जिस लक्ष्य के साथ आते हैं उस लक्ष्य को लेकर। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है ना, जैसे पिछली बार एक येदियुरप्पा को पार्टी से नहीं निकाला भाजपा ने, और महंगाई भ्रष्टाचार का मुद्दा डाइल्यूट हो गया। येदियुरप्पा को अपने साथ रखी, जबकि उनके खिलाफ आरोप लगे हुए थे और पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा बात कर रही थी। लेकिन हुआ क्या? अगर येदियुरप्पा को नहीं हटा दिया होता तो शायद उस पर मामला बन जाता, एनडीए सरकार बन जाती। लेकिन इस पे अरुण जी, इस पे मेरा अपना मानना यह है कि ये जो पूरा जो कंसेप्ट है कि येदियुरप्पा को अगर हटा देते तो सरकार बीजेपी की बन जाती। कांग्रेस, मैं जो बात अपनी प्रूफ करना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार वहां इसलिए नहीं बनी कि येदियुरप्पा को देर से हटाया गया, बल्कि येदियुरप्पा को हटा करके येदियुरप्पा ने उतने ही वोट लिए हैं 50 सीटों पे जितने वोटों के मार्जिन से कांग्रेस जीती है। और ये बात बीजेपी की समझ में आ गई, इसके बावजूद पे कि अडवाणी जी ने विरोध किया था। अडवाणी जी ने लड़ाई लड़ी कि नहीं, उनको हटा देना चाहिए। और इस बार इस यथार्थ को ध्यान में रखते हुए अडवाणी जी येदियुरप्पा को कर्नाटक में वापस लाने का विरोध नहीं कर पाए। तो हम ये नहीं कह सकते कि कर्नाटक में इनकी जो सरकार बनी है वो येदियुरप्पा के कारण बनी है। हम तो मानते हैं येदियुरप्पा ने इनकी सरकार बनवाई है। पुष्पेन जी, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि ये मुद्दे केवल भाषण के लिए और इमेज बनाने के लिए हैं। वोट डालने के दिन तक ये मुद्दे काम नहीं आते हैं, ये तो सबसे पहले मैंने कहा है जी। लेकिन आप यहां पे मानते हैं कांग्रेस, लेकिन जब बात आती है कांग्रेस पार्टी की तो आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार और महंगाई दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो जनता जब वोट करने जाएंगे, वो जाए तो इस पे वो सोच के नहीं वो पहले ही सोचे रहते हैं। जिस दिन डाला जाता है उस दिन उनके सामने पता नहीं कौन कौन से मुद्दे आ जाते हैं। ये मुद्दे नहीं रहते। आप कह रहे हैं का मुद्दा, देखिए इन मुद्दों को जैसे जी चुनाव शुरू होने से पहले तय रहते जी, तो कांग्रेस दिल्ली में 15 साल से अजय थी जी, कुल 8 सीटें जीती और 4 पे सेकंड है केवल जी, और बाकी थर्ड फोर्थ है। मुद्दे थे, शीला को शंगलू कमेटी ने कहा, सबने कहा, तो लोगों ने माना बेईमान है। और उसको बचाने के लिए गवर्नर बना के कांग्रेस प्रोटेक्ट कितना करती है अपने लोगों को। आखिरी रात में सवेरे 3:30 बजे साइन करके भेज दी। राजस्थान के अंदर डिलीवरी ज्यादा अच्छी, करप्शन के साथ साथ, परंतु वहां व्याभिचार ज्यादा था। मंत्री एमएलए गैर औरतों के साथ संबंधों के कारण जेल में गए। तो राजस्थान का आदमी आज भी नैतिकता को ज्यादा जोर देता है, थोड़ा सात्विक ज्यादा है, तो मुद्दे वहां दूसरे बन गए। परंतु आज भी ये महंगाई छत्तीसगढ़ में भी थी, मध्य प्रदेश में भी थी, और उसके बावजूद पहले से ज्यादा सीटें जीत के मध्य प्रदेश में आए। क्यों? महंगाई थी, पर लोगों को मालूम था कि डिलीवरी भी है। महंगाई के साथ साथ लोगों को भरपेट खाना मिल रहा है, चावल मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है,
कृषि का उत्पादन अगर 100% बढ़ जाए, गवर्नेंस से किसी वही सवाल इग्नोर करेंगे। तो अरुण जी ने भी माना ना, मैं 98 में आउट हुआ था दिल्ली सरकार, केवल प्याज के कारण हुए, पर इस बार वही प्याज शीला को जवाब देना मुश्किल हो गया। सारे कारण मिलते हैं। आज शीला को 15 साल बाद लोगों ने इतना उखाड़ दिया जितना कोई कल्पना ना वो करती थी। साहब 15 साल बाद लगातार भ्रष्टाचार हुआ, लगातार महंगाई बढ़ती गई। शायद हम टॉपिक से भटक रहे हैं, आज हम डिस्कशन हमारा दिल्ली का चुनाव नहीं है, 70 रुपए भ्रष्टाचार और महंगाई की बात कर रहे हैं। और इनका मानना है कि महंगाई और भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली की सरकार इस बात से मैंने बिल्कुल नहीं कहा। कानपुरी छोड़कर कांग्रेस एक भी कमजोर इलाके में नहीं जीती, वो भी 1100। मुझे लगता है मैं जो एक बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए, बात यह है कि महंगाई है, महंगाई मध्य प्रदेश में भी थी, महंगाई छत्तीसगढ़ में भी थी, महंगाई दिल्ली में भी। दूसरी बात कहना चाह रहा हूं कि इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग भूल रहे हैं। एक महंगाई है, ये सबको पता है, पूरे देश में है। शिवराज उसको दूर नहीं कर देंगे, रमन सिंह उसको दूर नहीं कर देंगे, शीला दीक्षित उसको दूर नहीं कर देंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इसके दूसरे कारणों से भी उसका भुगतान भुगतना पड़ा है। उसमें कारण यह है कि शीला दीक्षित कहती हैं कि लोग खाना खाते हैं इसलिए महंगाई बढ़ रही है। कोई कांग्रेस का शीला जी का बयान नहीं था, शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य में। बात तो सुनिए, नहीं, आप इतने बड़े लीडर का नाम लेके इस तरह की आपके शीला जी ने कभी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी। इतने बड़े नेता कौन? मैं मान लिया, मैं ये कह रहा हूं मिनिस्टर से बड़ा कौन होता है वो आप लीडर का सम्मान करते हैं, मुझे उसमें कोई ये बयान उठा के किसी और पे चस्पा कर दें, कहा तो किसी कांग्रेस ही नहीं था। मेरा कहना यह है कि एक तो महंगाई और ऊपर से भ्रष्टाचार, और उसके ऊपर से एक स्पोक पर्सन कहता है 12 रुपए में पेट भर जाएगा, एक कहता है 5 रुपए में भर जाएगा। मैं मानता हूं उसका बयान जो है उससे कांग्रेस को नुकसान हुआ, मैं कहते रहा हूं, बिल्कुल मान रहा हूं कि सिर्फ अगर महंगाई, आज क्या हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो दिल्ली में क्यों हारे हम? नहीं, सवाल है कि इसका प्रभाव हम डिस्कस कर रहे हैं जो सर्वे में आए हैं, कौन से मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे हैं, इनसे सबसे बड़ा सांप्रदायिकता है। आलोक भाई, मैं फिर वही कह रहा हूं कि आप नायकता ही परिभाषा, लेकिन ये सवाल क्यों नहीं अहम सवाल है जी, सब मुद्दे के लिए हैं जी, और चुनाव के पहले नहीं शिवाजी सरकार जी बिल्डिंग के लिए होते हैं। सांप्रदायिक है, वोट तो डाले जाते हैं, सांप्रदायिकता है, इन तीनों से बड़ा मुद्दा है क्योंकि हमारा सर्वे इन 3 क्वेश्चंस के ऊपर मेरे विचार कोई शब्द बचा नहीं। आज का टॉपिक दिल्ली में क्यों हारे हम उस पर विचार कर रहे हैं। चलिए शिवाजी सरकार जी, ये आलोक जी कह रहे हैं कि इससे इन सबसे बड़ा मुद्दा सांप्रदायिकता है। आपने 77,581 मतदाताओं की राय ली, उनके राय में बहुत साफ है 55% लोग कहते हैं कि महंगाई मुद्दा है, 37% लोग कहते हैं भ्रष्टाचार मुद्दा है, और आतंकवाद 8% लोग कहते हैं। आलोक जी कहते हैं इससे बड़ा मुद्दा, चुनावी मुद्दा सांप्रदायिकता है। दिलीप जी, मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूंगा जी। हमने एक दिन पहले भी डिस्कस किया है जी, और इसी सर्वे से निकला है कि ये जो सांप्रदायिकता है, जाति है, धर्म है, लोगों सिर्फ 8% लोगों ने 6% लोगों ने इसका मुद्दा माना था। 6% लोगों ने। तो इसका मतलब ये है कि आम जनता के मन में सांप्रदायिकता जो मुद्दा है वो बहुत ही कम असर डालने वाला है, और सांप्रदायिकता के ऊपर लोग सामान्य रूप से वोट देने नहीं जा रहे हैं। कहीं कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो जाता है, कहीं वो अलग चीज है, पर सामान्य रूप से पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो महंगाई का जो मुद्दा है, चलिए उससे और नहीं, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ज्यादा खा रहे हैं इसलिए दाम बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें जो हैं लोगों के मानस को प्रभावित कर चुकी है, कर रही है, और मेरे ख्याल में चुनाव के दिन तक इसका असर रहेगा और महंगाई जो मुद्दा जरूर बना रहेगा। उस पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जो बात कह रहा हूं कि जो आलोक भाई ने अभी बात करते करते एकदम सारी चीजों को गौर किया और कहा कि सांप्रदायिकता, मेरी सिर्फ छोटी सी बात आलोक भाई से पूछनी है। इस वक्त इस देश में भारतीय जनता पार्टी की जिस राज्य में भी सरकार है, और जो आने वाली सरकार की बात भी हो, अभी मुझे बताएं कि पिछले 10 साल यानी 2002 के
जो हिंदू मुसलमान दंगे हुए जिसमें 1140 लोग मरे थे, उसमें 280 हिंदू भी मरे थे। मेरा सवाल यह है कि महंगाई, भ्रष्टाचार, गुड गवर्नेंस, नॉन गवर्नेंस, सीमाओं पर सैनिकों की हत्या, प्रधानमंत्री के पीएमओ से फाइल का चोरी हो जाना, अभी आपको और आपकी पार्टी के जो मैं कहता हूं नाबालिग सियासी उपाध्यक्ष जो हैं, मुझे यह समझ में नहीं आता कि वो इस देश को यह बता रहे हैं इस वक्त कि गांधी जी की हत्या आरएसएस ने की थी। अरे तो 1947 में हुई थी, उसके बाद आप उठा लेते इतने मुद्दों पे। 2002 के दंगे आज से 14 साल पहले हुए थे। सांप्रदायिकता की इस वक्त वर्तमान ऐसी कौन सी घटना हुई है जिससे कांग्रेस पार्टी इतनी चिंतित है और लगातार भ्रष्टाचार, महंगाई, गुड गवर्नेंस, इन तमाम मुद्दों को गौर करके वो एक चीज को रट लगाए हुए कि ये आ जाएंगे तो देश बढ़ जाएगा। अरे भाई मेरे, यही भारतीय जनता पार्टी पहले भी आई थी 6 साल के, देश तो बटा नहीं। और अगर आपको इतना ही डर था और आरएसएस ने मारा था तो आप पिछले 60 साल से सत्ता में थे, आरएसएस को बैन करके खत्म कर देते। आप आरएसएस को अपने मजे के लिए रखे हुए थे क्या? कि आपको लगा कि आप सारे मुद्दों पे आप पिट रहे, तो आपने कहा सांप्रदायिकता। तो मुझे लगता है कि आज अभी आपने डिस्कशन में जिस तरह से अपनी रणनीति बदली, उसी तरीके से आप जो मेन इश्यूज हैं उससे आपके लीडर लगातार हटा। आप ये कह रहे हैं कि आप मुद्दों से भटका, काफी अच्छा मलिक हो जी या पीडीपी हो, कश्मीर के अंदर जो हम जिनके लिए हम अछूत हैं, वो क्या कह रहे हैं कि अटल जी के टाइम में रियल सेंस में कोशिश हुई। पाकिस्तानी मानते हैं कि मोदी के आने से हमारे संबंध शायद सुधरेंगे। ये धोखा देने का काम जो कांग्रेस ने बहुत दिन कर लिया। नागालैंड तो 100% ईसाई है, वहां का मुख्यमंत्री वाया संगमा क्यों एनडीए को सपोर्ट कर रहा है? पौंडीचेरी तो आपका अलग विषय, कौन है ना विषय, सांप्रदायिक का इशू नहीं है। देखिए, अगर है तो आसाम के अंदर आप लोगों ने यूडीए, फखरुद्दीन अली अहमद साहब सबसे बड़े सेकुलर थे, उनका लड़का कांग्रेस की टिकट नहीं मिली तो टीएमसी में जा रहा है। आज कहां इश्यूज है? जगदम्बिका पाल कल तक वो सेकुलर था, आज हमारे पास आ गया तो सांप्रदायिक हो गया, और मैं कल कांग्रेस से हो जाऊं, वो मीरवाइज फालो हो जाऊं। हमने किसी के लिए ये नहीं कहा कि कौन सांप्रदायिक है कौन नहीं है। पुष्पेंद्र भाई जी का एक जो लंबा चौड़ा वक्तव्य दिया हमारे बड़े भाई ने, मैं उसका एक ही शब्द में जवाब देना चाहूंगा कि आरएसएस पे कांग्रेस ने अटैक क्यों किया? क्योंकि आरएसएस आज भी ये डिसाइड करती है कि आडवाणी जी कहां से चुनाव लड़ेंगे। सर मैं कह रहा हूं आलोक जी 2004 में भी किया था, 2002 में किया था। उस आरएसएस में क्या विचारधारा मुद्दे पे आते हैं, पावर सेंटर मुद्दे पे आते हैं, लेकिन बीजेपी का पावर सेंटर आपके लिए कोई नई बात नहीं है। आपके लिए रोम डिक्टेट करे, इटली करे, हम तो हमारे कोई डिक्टेट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कोई डिक्टेट नहीं करता। अगर डिक्टेटरशिप होती तो 1989 के बाद गांधी फैमिली का कोई भी व्यक्ति सत्ता में नहीं रहा। आलोक जी हम तो आप ही की बात मान रहे हैं, हम तो आलोक जी आप ही की बात मान रहे हैं। आरएसएस लगातार बीजेपी को डायरेक्ट कर रही है, लेकिन अब यकायक आपको ऐसा क्या लगने लगा कि आरएसएस ने हत्या की थी? ये 2009 में क्यों नहीं कहा, 2004 में क्यों नहीं कहा? राहुल गांधी हमेशा से कहते आए हैं, भाई आपकी बात सुन नहीं सकता है। सवाल बात को नहीं सुनता है। आलोक जी कह रहे हैं ये सत्य है कि आज है कि जनता जी की हत्या सवाल है। यह है कि गांधी जी की हत्या कांग्रेस के लोगों ने कराई, इसलिए कि एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी इसलिए कह रहा हूं कि आज आपने अपने ये नहीं के लिए आतंकवाद को उठाते, गांधी के वहां हत्या तो कांग्रेस राजीव गांधी के हत्यारे कौन है? पुष्पेंद्र राजीव गांधी के हत्यारों को माफी देने का काम जी, उनसे मिलने का काम करने वाले कौन है? हमारा सवाल व्यक्तिगत सम्मान की बात राजीव गांधी मेरे देश के प्रधानमंत्री, मेरा ये हत्या आरएसएस की विचारधारा ने की। राजीव और अगर कोई इस बात को नहीं मानता है, विचारधारा ने की राजीव गांधी। आज हमारे पास समझा गया है। आप सब लोगों से निवेदन है
कि जो मसला है, जो मुद्दा है, जो सर्वे में आया है, क्या आलोक जी उन्हें उसे नकार करके ये कहते हैं कि सांप्रदायिकता देश का बड़ा मुद्दा है? जनता ये नहीं मानती है आलोक जी। जनता के 77,581 मतदाताओं की राय में आपकी बात 70% पुरुष कहते हैं, 30% महिला कहते हैं कि नहीं, महंगाई 55%। दिलीप जी, मैंने तो आप जो ये प्रोग्राम के शुरू में कहा जी कि ये मुद्दे हैं, और मैंने नहीं, आप कहें उससे बड़ा मुद्दा सांप्रदायिकता है। आप कह रहे हैं। मैंने कहा अगर इसमें चारों में से एक मुद्दा वो भी रख दिया जाए तो आतंकवाद से ज्यादा मुद्दा जो है वो सांप्रदायिकता कहा जाएगा। सैंपल कौन सा लिया गया ये डिपेंड करता है। ये नहीं कह रहे कोई मुद्दा नहीं, लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि समय के आधार पर ये मुद्दे बदलते हैं। आज का जहां तक परिप्रेक्ष्य है, मैंने डिस्कशन के शुरू में ही कहा कि महंगाई और भ्रष्टाचार मुद्दा रहेगा, ये क्या और एक चैलेंज है हमारे लिए। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं आलोक जी, आपके लिए जो चुनौती है और आपके लिए जो सियासी रूप से फायदेमंद है, आप उन मुद्दों को जनता के ऊपर थोपते हैं। आज आप सांप्रदायिकता को मुद्दा बनाना इसलिए चाहते हैं कि ये महंगाई और भ्रष्टाचार कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है, इसलिए शायद आप सांप्रदायिकता का कार्ड खेल के, मुद्दा उछाल के आप अपनी सियासी रोटी सेकना चाहते हैं। जनता को उस बात पे आप मजबूर करना चाहते हैं कि आप उस चीजों पे जाके मतदान करें, लेकिन जनता के मुद्दे महंगाई और भ्रष्टाचार है। नहीं, आपका जो सैंपल सर्वे का शुरू में ही बताया, मैंने ये सवाल क्वेश्चन है और ओपन नहीं था। आपने 3 मुद्दे दिए कि ये क्या, इनमें से कौन सा मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट है। मुद्दा तो आपको लगता है कि सारे दायित्व दिया जाए? मुद्दा हमारे भाजपा के बड़े भाई ने भी कहा विकास बहुत बड़ा मुद्दा है, डिलीवरी सिस्टम बहुत बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में विकास बहुत अच्छा हुआ लेकिन डिलीवर नहीं कर पाए हम। शायद जहां तक जनता से कनेक्ट था कांग्रेस सरकार का, कहीं ना कहीं महंगाई और भ्रष्टाचार के कारण वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार, दिल्ली की सरकार चली गई। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत से मुद्दे रहे हैं, विकास हुआ दिल्ली के अंदर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन लोगों ने महंगाई और भ्रष्टाचार के कारण वोट दिए। जो नंदकिशोर जी, आप अगर यही कह रहे हो, अब मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर एक बार राज्य सरकार का कोई चुनाव होता है तो उसके पूरी तरह से अलग है। केंद्र सरकार का जब चुनाव होगा तो मुद्दा पूरी तरह से अलग है। दिलीप जी, मैंने पहले ही कहा था कि ये सांप्रदायिकता, नहीं सुनिए, सांप्रदायिकता या अन्य मुद्दे, मेरी बात सुनिए जी। मैंने सबसे पहले कहा ये बहस के लिए मुद्दे तो हैं, और चुनाव सियासत के लिए सांप्रदायिकता मुद्दा है। चुनाव शुरू होने के पहले तक माइंडसेट हो जाता है। मैं वही कह रहा हूं, चुनाव के लिए, मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सांप्रदायिकता एक बड़ा मुद्दा है। जिन लोगों की धर्मनिरपेक्षता की दुकान लूट रही है, एक सेकंड जी प्लीज जी, मैं जो कह रहा हूं सुनिए, 80% वोट तय है कि किसको मिलने वाला, उसके लिए कोई मुद्दा महत्वपूर्ण, ये बात आप कह चुके हैं जी। जो 20% है उसमें ही तमाम चीजें हैं, मतलब उसमें सांप्रदायिकता भी है। कुछ लोग इसलिए नहीं वोट देंगे मोदी को कि मोदी तानाशाह है, मोदी जो है सांप्रदायिक है, इसलिए हम उसको वोट नहीं देंगे। इधर मोदी के खिलाफ वहां जो भी लड़ रहा होगा और वो जो मजबूत होगा वो उनको वोट दे देगा, उसके लिए कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा। या जहां पे कोई और वहां का लोकल एमपी है, क्रिमिनल है, उसको हराना है या उसको जिताना है, ये सब मुद्दे इतने, और या हमारी जात का है या उस जात को हराना है, चाहे हम किसी को दे देंगे। आप कह रहे हैं कि ये मुद्दे जो हैं, चुनावी मुद्दे सिर्फ 20% मतदाताओं के लिए चुनावी मुद्दे होते हैं। 80% मतदाता ऐसे होते हैं जो पहले से तय करके देते हैं कि उनको किस उम्मीदवार को, किस पार्टी को वोट देना है। तमिलनाडु है, डीएमके वोट तय है ना, वो थोड़ी लोग सांप्रदायिकता के सवाल पे महंगाई और भ्रष्टाचार का वोट देते हैं। आपकी राय में या कर्नाटक में वो ज्यादा प्रभावित करेंगे चुनाव को, या 2014 का चुनाव महंगाई और भ्रष्टाचार के आधार पर मतदाता तय करेंगे? अरुण जी भी बात को घुमा के वो मान रहे हैं 80% जिसने मन बनाया है वो भ्रष्टाचार और महंगाई पे बनाया, वो उनके ऊपर बन चुका है। बाकी भ्रष्टाचार और महंगाई पे 80% ने मन बना लिया है। बहुत से लोग व्यवस्था के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है, वोट देंगे, वोट बटा हुआ 20% केवल फ्लोटिंग। कांग्रेस के खिलाफ 80% है, वो कहां का बटेगा ये डिसाइड होना है। 20% फ्लोटिंग वोट है, जो मेहनत करेगा उसमें से ले। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अरुण जी ये कह रहे हैं कि 20% कांग्रेस के खिलाफ, 80% ऑलरेडी लोगों ने डिसाइड कर लिया कांग्रेस के खिलाफ है, वो कहां जाएगा? नहीं, वो तो कहां जाएगा, वो कांग्रेस के खिलाफ जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका तो समाज जी मुद्दे को अगर सही मान लिया जाए। नहीं, मैं सही मान रहे कि नहीं मान रहे, सवाल पहले ये है। लोग महंगाई के सवाल पे और 37% लोग, 82% लोग, फिर तो कांग्रेस नियरली एक भी सीट पूरे देश में कहीं नहीं जीतेगी, अगर यह सच है तो। इसका मतलब सर्वे झूठा है? नहीं, मैंने कहा ही नहीं सर्वे झूठा है। नहीं तो आपका तो कहना यही है कि सर्वे झूठा है। दिलीप सिंह ये कह रहे हैं कि क्या ये मुद्दे वोट के दिन परिवर्तित होते हैं कि नहीं, प्रभावित करेगा कि नहीं मतदाताओं के वोट का ढंग को? सवाल ये है
जब मतदाता वोट करने जाएंगे तो क्या महंगाई और भ्रष्टाचार के सोच को लेकर जाएंगे कि ऐसी पार्टी को सत्ता में लाना है जो महंगाई और भ्रष्टाचार को खत्म करे, और क्या वो पार्टी है उनके पास, क्या वो विकल्प है उनके पास? ये भी बड़ा सवाल उनके मन में नहीं होगा शिवाजी सरकार जी? नहीं, बिल्कुल है उनके मन में, और विकल्प के मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं अगर उनसे बात करें अलग से तो वो विकल्प भी बता देते हैं कि उनके पास क्या विकल्प है। पर सामान्य रूप से जो भ्रष्टाचार और महंगाई का जो मुद्दा है जी, जब आप बात करने जाते हैं तो वोटर आपसे ये कहता है ये सरकार जो है सारी चीजों के दाम खुद बढ़ाती है। अब गैस के हमें सिलेंडर आसानी से मिला करते थे, सरकार ने उसकी ब्लैक मार्केटिंग करवा दी, तो सरकार को कहीं ना कहीं से फायदा हो रहा है सरकार में बैठे लोगों को, इसलिए महंगाई बढ़वा रहे हैं वो। तो ये जो सारा जो महंगाई बढ़वाने का जो दारोमदार, ये तो फिर एंटी गवर्नमेंट वोट होगा ना, फिर जो भी सरकार है उसके खिलाफ वोट होगा। फिर तो देखिए एंटी गवर्नमेंट कहिए या एंटी इनकम्बेंसी कहे या फिर एंटी इनकम्बेंसी कहे, हर इलेक्शन में एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं कुछ हद तक रहता है। पर एक चीज है तो गैस से कोई प्रॉब्लम नहीं था। नहीं, अभी जब भी एनडीए सरकार होती है या गैर कांग्रेस सरकार होती है, ये सारे मुद्दे गायब हो जाते हैं, ब्लैक मार्केटिंग के। बिल्कुल सही बात है। तो आखिर क्या आप कहते हैं कांग्रेस के साथ महंगाई और भ्रष्टाचार आता है, जुड़ा हुआ है दोनों एकदम, उनका वो उसके आदि है। पर्यायवाची है भ्रष्टाचार और दिलीप जी, मैं इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा, यही मैं कह रहा हूँ ना, कांग्रेस तो एक साल भी सरकार। लेकिन मेरा सवाल है 2009 में भी महंगाई, आतंकवाद और भ्रष्टाचार होता था, बिल्कुल, और कांग्रेस को वोट मिला, फिर वो क्या था? उस समय भ्रष्टाचार उतना बड़ा मुद्दा नहीं था, महंगाई रीजनल, आज 10% महंगाई भत्ता हर 6 महीने में सरकारी कर्मचारी। तो आप कहते हैं स्थिति बद से बदतर हो गई, इसलिए मैं बताऊं, राशन कार्ड रख के भूल गए 2009 में, 2009 के टाइम में राशन की दुकानों पे लोगों ने जाना छोड़ दिया। सर गैस का सिलेंडर घंटे में जाके घर पे दे समय कम है शब्दों में। महंगाई के मुद्दे पे मैं एक चीज सिर्फ कहना चाहूंगा, बहुत कम शब्दों में, हमारा समय खत्म हो गया है। 96 से 2004 तक जी गैर कांग्रेसी सरकार रही केंद्र में, और पूरे देश में महंगाई जो है वो इतने नियंत्रण में रहा कि लोग कहने लगे कि देश में डिफ्लेशन ना हो जाए, चीजों के दाम, किसी भी चीज के दाम 2 से 3% से ज्यादा बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैर कांग्रेसी सरकार जब रहती है और जब कांग्रेस की सरकार आती है तो लोग जो फर्क है उसको देख रहे हैं आज, और उसके हिसाब से अपना मानस बना रहे हैं। जी कि जब भी महंगाई रहती है, महंगाई हमेशा डेवलपमेंट से भी जुड़ी रहती है, मनी का फ्लो डेवलपमेंट के साथ रहता है। लोग इकोनॉमी में सिस्टम का एक पार्ट है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज आपको लगता है समय आने पर यकीन करेंगे आप, और आज भी 2014 में जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि विकास हुआ है इसलिए महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा है। बिल्कुल, जब भी विकास होता है, विकास के साथ साथ महंगाई और भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचार नहीं कहा मैंने, आप शब्द ना रखें मेरे मुंह में। नहीं, आप जब भी कभी विकास होता है, विकास के साथ साथ महंगाई आती है, और महंगाई जब भी आती है उसके साथ साथ विकास भी होता है। श्री रामुलू को लेकर साथ चलने वाली पार्टी भी अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो बड़ी विडंबना है। आप तो रुपया अटैच किया आपने जी, आपका मुख्यमंत्री था, उसके लड़के के 800 करोड़ आपने जब्त किए। नहीं, तब जब्त किया कांग्रेस से बाहर आ गया आपका। इसका मतलब उसी रेशो में हर मुख्यमंत्री 1000-2000 करोड़ रुपए लिए बैठा, जब्त कर के दिखाओ ना। के खिलाफ उसको भाजपा में आए कहीं वो 800 करोड़ आपने जब्त किया आपके मुख्यमंत्री इलेक्टेड पोस्ट पे। आपने देखा होगा कैसे जब्त हुए, बिल्कुल ये आरोप बेबुनियाद है कि हमने बाद में पहले भी हम ऐसा नहीं करते कि गुजरात में लोकायुक्त ना बने इसलिए मोदी जी 4-4 बार हाईकोर्ट जाएं। चलिए हम ऐसा नहीं करोगे आलोक जी, सर्वविदित है। पुष्पे में लास्ट वर्ड, क्या जनता के मुद्दे, जनता उस पर वोट डालेंगे, या आलोक जी जो कह रहे हैं सांप्रदायिकता, या फिर अरुण जी कह रहे हैं कई और मुद्दे सामने रहते हैं, वो मुद्दे तय करेंगे
2000 चुनाव के परिणाम। देखिए, बहुत कम शब्दों में मोर और लेस इस देश की जनता ने महंगाई, भ्रष्टाचार, एरोगेंस, तमाम सारी चीजें देखी हैं, लेकिन पहली बार इस आजाद भारत में चुनाव होने जा रहा है जो एक देश की सेकुलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता की अलंबरदार पार्टी की दुकान और सेकुलरिज्म का फ्रॉड जो है वो चौराहे पे लुट गया है। लिहाजा ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कहीं दंगे हो जाएं, जहां नहीं हो रहे वहां गांधी जी का नाम लेकर के कराना चाहते हैं दंगे, कहीं ये मुजफ्फरनगर का नाम लेकर कराना चाहते हैं, कहीं अमित शाह का नाम लेकर कराना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बहस मुद्दों से बदल के सांप्रदाय को बनाए जिसकी वजह से इनकी दुकान चल पड़े और जितने भी इन्होंने लोग उससे पीछे चले जाएं। हमारे बड़े भाई जो पत्रकार महोदय हैं उनकी जो सोच है वो पूरी तरह से बायस्ड है, क्षमा के साथ कहना चाहूंगा। चलिए, बहुत कांग्रेस दोबारा से वापस आए। किशोर जी, पुष्पेंद्र जी और शिवाजी सरकार जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।